अभय दुबे, आपने सुना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों होता है? ब्लैक मनी की जब भी बात आती है तो सीधे यह सवाल उठता है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अभय दुबे। नहीं देखिए गौरव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े विज्ञ और विद्वान साथी हैं हमारे, उनको जान लेना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी ब्रिस्बेन में गए थे G20 के समिट में, उसके पहले सारी तैयारियां थी। आप 2012 से हम लोग, मैं तो स्पेसिफिकली फॉलो कर रहा था, तो G20 ने OECD को दिया था कि आप इसका ड्राफ्ट तैयार करिए, और ये तैयारी थी कि उस जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी गए हैं वहाँ सारे लोग उस ड्राफ्ट ड्राफ्ट को 15 से इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो डेट 2017 से निर्धारित कर दी गई। एक बात आपने कहा तो ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था माननीय मेरे साथी मित्र कि आप विद इन अ वीक SIT कंस्टिट्यूट करके सुप्रीम कोर्ट को सूचित करें। वहां पर आपने एफिडेविट क्या फाइल किया था? आपने कहा था कि इन देशों ने हमको ये जानकारियां दी है, हमारी बाध्यता है क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमारे हैं और उन देशों की निगाह है इस पर, इसलिए हम डिस्क्लोजर नहीं करना चाहते। आप देखिए जेठमलानी जी को आपने इनकार किया था उन सूची को सौंपने से, जो 26 नामों की सूची थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर कोई आरोप नहीं है वो तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ये आपने कहा था स्वयं ने। मेरा आर्गुमेंट इतना है कि आपने अभी कहा कि कोई एमनेस्टी नहीं है, काले धन वालों को हमने सिर्फ उनकी जानकारी, तो जानकारी तक सीमित नहीं, आपने कहा कि पेनल्टी देकर काले को सफेद कर लो, तभी तो हमने उसको फेयर एंड लवली आप पर स्टिक किया कि पहले आप जेल के पीछे भेजने की बात करते थे, अब आम माफी की बात करते हैं। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद मैं आप सब सवाल पूछूंगा। एक वाक्य में जवाब देता हूं। जब आपने पुरानी बात कही तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, काले धन के मैटर पर G20 में पहली बार संदर्भ आया जुलाई 2008 लंदन की G20 समिट में, जिसमें उन्होंने कहा था एरा ऑफ बैंकिंग सीक्रेसी इज ओवर। यह एक सुनहरी मौका था तत्कालीन भारत सरकार के पास उससे आगे जाने का। सितंबर 2008 में बंगलौर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। याद करिए, विपक्ष में रहते हुए हमारे सारे सांसदों ने हलफनामा दिया लोकसभा के स्पीकर को कि हम लिख के दे रहे हैं कि हमारा कोई विदेशी खाता नहीं है। कांग्रेस के लोग तब भी चुप रहे, हलफनामा तो छोड़िए, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूं आज से नहीं, एक दशक से काले धन के मुद्दे पर जितनी ईमानदारी और सुधांशु जी, आप विदेशी ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, मैं घरेलू ब्लैक मनी पर हम ब्लैक मनी पर व्हाइट पेपर गौरव जी लेकर आए। सुधांशु जी देख लें कि उसमें हमारी सरकारों ने कितने देशों के साथ। सर उस व्हाइट पेपर में एक नाम नहीं था, उस पर मत जाइए, वरना उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड है, आप उस पर मत जाइए। नहीं 7 पन्ने का श्वेत पत्र था और कोई नाम नहीं लिया गया। सुधांशु जी की है, अगर है उनके पास कोई एविडेंस तो वो एक्शन ले। सिर्फ ये आरोप लगा देना कि कांग्रेस के किसी साथी ने, अरे आप ही की सरकार है साहब, आपके पास। चलिए ठीक है, मैं इस मुद्दे पर आता हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मेरा सवाल सुन लीजिए सर। एम्बिट कैपिटल बहुत ही जानी मानी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म, और उसकी एक रिपोर्ट है ब्लैक मनी पर, घरेलू ब्लैक मनी पर। वो एम्बिट कैपिटल जब एक बार आपकी पीठ थपथपाती भी है तो एक बार आपके ऊपर सवाल भी खड़े करती है। पीठ ये थपथपाती है वो रिपोर्ट की आपकी सरकार में ब्लैक मनी कुछ कम हुई है देश में, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अभी भी देश में 20% GDP का ब्लैक मनी है, जो कि कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्यादा है, जिसमें थाईलैंड का नाम आता है, जिसमें कुछ और देशों का नाम, अर्जेंटीना का नाम आता है सर। तो इस रिपोर्ट को हम कैसे देखें? सरकार इस पर पीठ थपथपाएगी या सरकार कहेगी नहीं अभी भी हम कुछ बहुत खास कर नहीं पाए? देखिए, सरकार एक बहुत बड़े विकराल रोग से इस देश को मुक्त कराने का प्रयास कर रही थी, लाइक ए कैंसर। तो उसमें जो सुधार होगा वो एक समय लेगा। एक उदाहरण आपको देता हूं, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो हमने काम किया, केवल गैस सब्सिडी के मामले में 30,000 करोड़ रुपए के ब्लैक मनी को हमने बचाने में सफलता हासिल की है, क्योंकि जितने फर्जी खाते मिले, जो सब्सिडी लोग यूज कर रहे थे मार्केट में ब्लैक में जाकर, उससे जो बचत हुई है। नीम कोटेड यूरिया के चलते हुए जो 1/3 यूरिया रासायनिक उर्वरक कारखानों में चला जाता था, जो हजारों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जनरेट करता था, उसको रोकने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक दृष्टि के साथ बहुआयामी प्रयास किए हैं। क्यों? हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाए हैं। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर था जहां पर ब्लैक मनी का कंजम्पशन होता था। तो अगर आप देखें तो हमने बड़े व्यापक स्तर पर यह प्रयास किए हैं, और निश्चित रूप से हमारा यह कार्यकाल समाप्त होते होते आपको उसके बहुत प्रभावी परिणाम दिखेंगे। 20% ऑफ GDP 30 लाख रुपए
30 लाख करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 30 लाख करोड़ रुपए, 20% ऑफ जीडीपी अभी भी देश में ब्लैक इकोनॉमी है। और एक ये रिपोर्ट ये भी कहती है इस वजह से कहीं ना कहीं, चाहे आप उसको अच्छे मिले चाहे बुरे मिले, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में लेन देन ट्रांजैक्शन कम हो गया है और ब्लैक मनी में, ब्लैक चैनल में ट्रांजैक्शन ज्यादा बढ़ा है। सुधांशु जी। अच्छा, आपका प्रश्न मुझसे जी। देखिए, हम तो यह बात बहुत स्पष्ट करें, मैंने अभी जो आपसे बोला, यदि हमने ई गवर्नेंस के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कही, या हमने जो अभी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल की बात कही, ये सारे वही तो विधान हैं जिनके के द्वारा हम ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन को रोक सके। अब ये बताइए, यदि 21 करोड़ खाता धारक हो गए और अब कोई भी सरकारी सब्सिडी उनको सीधे पहुंचेगी, तो जो बिचौलिए बीच में गोलमाल करके वह ब्लैक मनी जनरेट करते थे, उसकी संभावनाएं तो काफी हद तक समाप्त हुई हैं। तो हमारी सरकार ने तो अपनी तरफ से बहुत प्रभावी काम किए हैं। ठीक है, और बैंकों में भी जो एनपीए हो रहा था, पिछली सरकारों की, उन चीजों के भी निदान के लिए कड़े स्टेप हमने उठाए। ठीक है अनिल आनंद, एक कमेंट मैं आपसे लूंगा, फिर अभय दुबे जी आपके पास आता हूं। अनिल आनंद जी, सवाल यहां पर यह है, एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? सरकार तो कह रही है कि हमने कम किया, लेकिन एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट सरकार पर कुछ सवाल भी खड़े करती है। देखिए, उस रिपोर्ट में एक अहम बिंदु है, मुझे नहीं मालूम उनका मैकेनिज्म क्या था, बेसिस क्या है उनके रिसर्च करने के, या क्या मॉडल था। अगर वो सच है तो एक बहुत अहम पॉइंट है, वो इस सरकार को उसका क्रेडिट जाना चाहिए। वो उन्होंने, हालांकि बहुत बड़ी लड़ाई है ब्लैक मनी के खिलाफ, जो उन्होंने कहा कि भारत के लोग, जो भारत के कुछ लोग जो अपना काला धन बाहर विस्थापित करते थे, उसमें रोक लगी है कि वो सख्ती हुई है इसलिए नहीं ले जा पा रहे, लेकिन उस पे रोक लगी है। बाकी जो आपने, जिस तरह से आपने सुधांशु जी को भी पूछा प्रश्न कि जो अंदर का काला धन है उस पे क्या हो रहा है, उस पे मुझे लगता है उन बाकी कमेंट्स से ये टिप्पणी उनकी एक वो थोड़ी सी खरी लगती है, और थोड़ी सी लगता है कि शायद इसमें कुछ ना कुछ कमी आई हो। और दूसरी बात, सुधांशु जी ने कहा, मैं पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स तो पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स करते हैं स्कोर, मैं उनमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें कॉन्टिन्यूटी में होती हैं, लेकिन क्या हुआ है कि जैसे इन्होंने एक बिल की बात की, रियल एस्टेट पर, ये बिल यूपीए सरकार के तो दौर में बना था, ये कि किन्हीं वजहों से नहीं आ पाए, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं, वो इस सरकार पे भी वो काम किया, लेकिन इस सरकार ने हिम्मत दिखाई, उस बिल को लाया। ये अच्छे कदम है, ये उसी तरफ जा रहे हैं जैसे सुधांशु जी ने कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल अगर आप इसको देखें, इंफ्रास्ट्रक्चरल तैयारियां तो सरकार ने की हैं, इनके रिजल्ट्स, नतीजे कब आएंगे, कितना और वेट करना चाहिए, ये मेरा सुधांशु जी से प्रश्न भी है। सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे इस बात का? देखिए, हमने प्रभावी ढंग से कदम उठाने शुरू किए हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी प्रगति हो रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 2 साल में हमने 2 कदम आगे दिखाए हैं, मगर 5 साल आते आते आप देखेंगे कि हम इस दिशा में बहुत आगे जा चुके होंगे और इस समस्या को आधे से अधिक 40% समय तो आपका जा चुका है, पावर प्ले तो आपके खत्म हो गए, अब आप मिड ऑफ द ओवर हैं और कुछ दिन में स्लॉग ओवर्स में आ जाएंगे आप। मान्यवर, मगर ये भी सोचिए ना, हमें जो मिला था वो आईसीयू में लेटा हुआ पेशेंट मिला था, तो उसे मैदान में दौड़ाने तक में थोड़ा समय लगेगा। चलिए, मैदान में दौड़ाने में थोड़ा समय लगेगा। अभय दुबे, आपको लगता है कि आपने ऐसा घोड़ा इनको दिया जो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, आप ताकतवर बना रहे हैं, उसके बाद दौड़ाएंगे उसको? गौरव जी, मुझे तो जानकर आश्चर्य होता है, हमारे आप सुधांशु जी स्मृति पटलों को चिन्हित करिए। 2013-14 का वो स्वर्णिम समय, जब 265 मिलियन टन का फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था, जब 243 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हिंदुस्तान की थी। जितनी फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम यूपीए की सरकार ने किए हैं, जिसका आप बात कर रहे हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जिन 21 करोड़ अकाउंट के खोलने की बात की है, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन। नहीं, आपको क्या लगता है अभय दुबे, जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, क्या इस वजह से ब्लैक मनी रुकी है या नहीं? आप बोलिए, मेरा सवाल है, जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, क्या उससे ब्लैक मनी आपको लगता है रुकी है या नहीं? मैं 1 मिनट पहले सुधांशु जी के प्रश्न का ही जवाब एक क्षण में समाप्त करता हूं। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और 21 करोड़ अकाउंट, अरे नीचिकेता मोर कमेटी के आधार पर हम 2016 तक, क्योंकि हमने वो सारी तैयारियां कर ली थी और 68% अर्बन पॉपुलेशन का और 55% रूरल पॉपुलेशन का सेंसस को पढ़िए कि अकाउंट एग्जिस्ट करते थे। मुझको ये बताइए, आपने कहा नीम कोटेड यूरिया, अरे मेरे साथी मित्र 2004 से नेशनल फर्टिलाइजर का डेटा देख लीजिए।
देखिए नीम कोटेड यूरिया प्रारंभ हो गया था और ईयर वाइज हमने डेटा दिया है अपनी किताब में कि कितना 35% तक नीम अरे सर, कोटेड सरकार यूरिया के कामकाज का आपकी पूरा सरकार इवैल्यूएशन आने के करेंगे तो पहले समय कम पड़ प्रोडक्शन जाएगा। था। लेट्स अब मुझे ये बताइए इसको आप अपना लेट्स बी स्पेसिफिक इसको ब्लैक मनी अपना पर बात कर रहे हैं बता रहे हैं गौरव जी। सर नहीं ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए सर। मेरा सवाल यह है, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से 21 करोड़ खाते खोले, जिस तरह से हमने डीबीटी शुरू किया, उससे घरेलू ब्लैक मनी पर हमने थोड़ी बहुत लगाम लगाई है। हालात क्योंकि पहले से बहुत खराब थे इसलिए समय लगेगा, लेकिन 5 साल में हम रिजल्ट देख के दिखाएंगे आपको। आपको ये बात पचती है नहीं पचती है? नहीं देखिए गौरव जी, डिलीवरेबल्स नहीं है सरकार के पास। मैंने तो मिनिस्ट्री वाइज आपके यहाँ और सारे शोज में बताया, एक एक मंत्रालय को ले लीजिए, सिर्फ प्रचार की पिपासा लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। वास्तविकता के धरातल पर कुछ भी नहीं है। काले धन की परिस्थितियां आज और भी भयावह हो गई है। चूंकि वो अब इकोनॉमी की स्थिति वो रही नहीं, इसलिए आपको सरफेस पर अभी नहीं दिखाई देता। अबे दुबे, आप बहुत मगर अच्छे स्पोक्सपर्सन है, लेकिन ये बड़ा भीषणतम जेनेरिक सा समस्या है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है मुझे। नहीं देखिए गौरव जी, मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्या, कौन सा लेजिस्लेशन है जिस रियल एस्टेट बिल की बात कर रहे हैं उसको रोकने वाले यही लोग थे और उसको डाइल्यूट कर दिया रियल एस्टेट कारोबारियों की तरफ, इसलिए इतने दिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब ऐसा कौन सा प्रोविजन था, मुझे बताइए ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वो ब्लैक मनी को रोक पाएंगे? क्या आज भी ट्रांजेक्शन ब्लैक मनी वाला जिस कॉस्ट में त्रिवेदी जवाब दीजिए। लेकिन अभय दुबे, क्या लगता है आपको कि इन्होंने रियल एस्टेट रोका इसलिए आप जीएसटी रोकेंगे? इन्होंने आपका साथ नहीं दिया किसी तरह, तो आप भी इनका साथ नहीं। जीएसटी हमारा, गौरव जी, हमारे तो तीन बेसिक आर्गुमेंट जीएसटी को लेकर है। हाँ। जो इनके आर्थिक सलाहकार ने स्वयं ने भी कहा है, उसके टैक्स को रेट को लेकर है और एक ट्रिब्यूनल को लेकर है जो इंडिपेंडेंट हो, और इंटरस्टेट को लेकर हमारा जो आर्गुमेंट है। तो हमारे 3 बिंदु हैं, ये उसका निराकरण कर दे और कल वो पास करा लें। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। हमारा ही बिल था जिसको हम पास कराना चाहते थे। देखिए, मैं दुबे जी के प्रति पूरी विनम्रता के साथ ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के सामने यही एक बहुत बड़ी दुविधा है। इनका एक बहुत ही बड़ा परस्पर विरोधाभासी द्वंद्वात्मक तर्क है, यानी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी डायलेक्ट्रिक लॉजिक है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब ये योजना हमारी ही थी जो अच्छी हो गई, फिर दूसरी तरफ उसकी आलोचना भी करते हैं। तो भाई दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? यदि आप ये मानते हैं कि यह रियल एस्टेट बिल और ये मूलतः आपका था, तो स्वागत करिए कि साहब हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और अगर आप ये उसका विरोध कर रहे हैं तो ये मत कहिए कि ये हमारा था। ये दोनों बातों में एक परस्पर विरोधाभासी तर्क। ये आप, अब मैं एक बात आपने विरोध किया, हमने तो सहयोग किया। अरे भाई, मैं आज तो कह रहा हूं ना, आप कहते हैं मैं वही बिल आप लाए थे, तो फिर आज उस बिल का विरोध क्यों? फिर आप कहिए कि आप हमारे ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने तो जीएसटी पर देखिए, आप देखिए हमारे जो अब देखिए जीएसटी पर मैं ये कहना चाहूंगा, आप दुबे जी, आप हमारा विरोध छोड़ दीजिए। आप उस समय अपने सहयोगियों को ऑन बोर्ड ला पाए थे क्या? ममता जी साथ में थी, आपके ऑफिशियल सहयोगी थी। तो जब आप अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ नहीं ला पाए थे और आज सब साथ में है, केवल आप विरोध में हैं, तो सबको समझ में आ रहा है कि क्यों विरोध में है। अब दूसरा, मैं एक उदाहरण के साथ देता हूं, ये बात सही है, जैसे कि अभी आपने कहा कि टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा। मनरेगा आपने बहुत बड़ी योजना बनाई, मनरेगा में पैसा जाएगा पर एसेट क्रिएशन क्या होगा इसका कोई प्रावधान नहीं। तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था आपने उसमें स्वयं स्थापित कर दी और खूब भ्रष्टाचार हुआ उसमें। हमारी सरकार ने आकर उसको एसेट क्रिएशन से जोड़ा कि भाई अगर 2 लाख करोड़ रुपया जाएगा तो उस 2 लाख करोड़ से बनेगा क्या, ये तो दिखाई पड़े ना। जब दिखाई पड़ेगा तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो गई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उस मनरेगा में भी जो आपके कार्यकाल में था, उस मनरेगा के इंप्लीमेंटेशन में टॉप रैंकिंग राज्य कौन थे? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश भाजपा शासित राज्य। और जो यूपीए के राज्य थे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य, वहां सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा था और भाजपा शासित राज्यों में उसमें भी कारोबार होकर दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, दोनों पार्टियों की जवाब देते हैं, उसके बाद एनएसजी पे बात करते हैं। सुधांशु जी, प्रामाणिक रिपोर्ट मेरे पास है मध्य प्रदेश की, उसकी प्रति दूंगा मैं आपको। अरे अपने समय की ने पूरा का पूरा मंत्रालय का फ्लोर जलाया और 12,000 फाइलें सुधांशु जी जला दी। एक जिले को पायलट प्रोजेक्ट मानकर उन्होंने जांच कराई 125 आरईएस के अधिकारियों की। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 40% से अधिक प्रोजेक्ट में एमआईएस के बावजूद 2 गुना से ज्यादा पेमेंट ड्रॉ किए। 23%। अरे मान्यवर, मैं तो उस डिटेल्स में जा ही नहीं रहा हूं। डिटेल्स में मैं भी आपसे बहुत बात कर सकता हूं। मैंने आपकी यूपीए सरकार की योजना
आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े आप बता दीजिए, 2011, 12 और 13 में टॉप 5 रैंकिंग स्टेट कौन सी थी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा? सम्मुख रखना, आप नाम बता दीजिए। मनरेगा को समझने की कोशिश कीजिए। आपने स्ट्रेटेजिकली मनरेगा की जिस डिजाइन को चेंज करने की कोशिश की, वो तो हम लोगों के दबाव के कारण, जनता के दबाव के कारण आप परिवर्तन नहीं कर पाए। तो जिस दिशा में आप अरे भाई, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप यूपीए सरकार की टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट गवर्नमेंट और 3 पंचायतों को निर्धारित करने दीजिए।